डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? क्यों कल की जींद रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी पोस्टर से अमित शाह का फोटो हुआ गायब? क्या अमित शाह नहीं चाहते थे जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बीजेपी में हो एंट्री? क्या अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर के बीच खींचतान की वजह से हो रही है भारतीय जनता पार्टी की लिस्टों में देरी? नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से हम राजनीति के रंगों को लेकर चर्चा करते आ रहे हैं। राजनीति के रंगों में सियासत कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि वो साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार भीतर की चीज़ें इतनी साफ तरीके से उगड़ कर सामने आने लगती हैं कि कई बार संशय की स्थिति खत्म होती लगती है और ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आंखों के सामने हो रहा है। क्या वाकई में जो कुछ हो रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है, वो हकीकत है? क्या ऐसा होता है? एक खबर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम सियासी गलियारों में तैर रही है। खबर ये है कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बीजेपी में एंट्री को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच ठन गई है। अमित शाह नहीं चाहते कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन उसके बावजूद करवा दी गई है। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर अमित शाह खासे नाराज है, क्योंकि उन्होंने पंचकुला में हुई बैठक में साफ कहा था कि पार्टी के भीतर अब दूसरी पार्टियों के लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद लगातार ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। ये किसकी शय पर हो रहा है? क्या हरियाणा बीजेपी में अब मनोहर लाल खट्टर इतने मजबूत हैं कि अमित शाह के कहने के बावजूद इस तरह की चर्चाएं हैं कि उनके कहने के बावजूद ज्वाइनिंग करवा ली जाती है? क्या ऐसा हुआ है कि किसी मंशा के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का रैली को लेकर पोस्टर जारी किया गया था उससे अमित शाह का फोटो हट गया था, या फिर ये एक टेक्निकल मिस्टेक है? तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट अभी भी जारी नहीं हुई है। नामांकन की तिथि नज़दीक आती जा रही है और बीजेपी के तमाम दावेदारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। हर किसी को ये लगता है कि शायद उसकी टिकट कट ना जाए, और इसकी वजह भी आपसी खींचतान ही बताई जा रही है। इसकी वजह से पार्टी को क्या नफ़ा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार टिकटों में देरी से पार्टी को नफ़ा भी होता है और बहुत बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्या ये देरी आपसी खींचतान की ओर संकेत कर रही है? इंडिकेशन है ये कि पार्टी के भीतर आपसी खींचतान इतना बढ़ चुका है कि अब सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आज कोई मीटिंग नहीं होगी, जबकि आज मीटिंग हुई है। इसका क्या मायने है? क्या प्रदेश भाजपा का और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय या कम्युनिकेशन गैप इस कदर बढ़ चुका है? क्योंकि ये आपने पहले भी देखा है। मोहनलाल बडोली ने कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये गलत सूचना है, वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। और फिर उन्होंने इसमें राइडर लगाते हुए कहा था कि मोहनलाल बडोली संगठन के आदमी है, हो सकता है वो ज़्यादा जानते हो। लेकिन ये ज़्यादा जानने और कम जानने वाली स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर एक किस्म से कहें कि पूरी तरह तैयारी कर रही है, और इस बीच में अगर इस तरह की खबरें आती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी को आप सब जानते हैं, हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय हैं। 35 साल का राजनीतिक खबरों को लेकर उनका अनुभव है। वो देश की, प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि नवीन जी हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं तो गलत नहीं होगा। और आज के इस शो में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसका विश्लेषण, जिनकी विवेचना होना बेहद ज़रूरी है, और ये विवेचना विश्लेषण नवीन जी से बेहतर कौन कर सकता है। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। नवीन जी,
स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो बनती जा रही है, जो सामने जिस तरह से सियासी गलियारों में चाहे भीतर से ही खबरें आ रही है या फिर चर्चाएं, अगर हम इसको चर्चा ही मान ले, कुछ इस तरह का ना हो, उसके बावजूद अगर पोस्टर से अमित शाह का फोटो हटाने को लेकर जो है सियासी गलियारों में लगातार 2 दिन से एक खबर बनी हुई है, और ये खबर भी है कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि जननायक जनता पार्टी या किसी भी दूसरे पार्टी के नेताओं की एंट्री एन चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में हो। वो मानते हैं शायद कि इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एंट्री भी हुई है। तो ये इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और दूसरी बात ये है कि क्या प्रदेश बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है कि मीटिंगों का भी नहीं पता चल रहा है? देखिए डबास जी, हरियाणा में चुनाव के दौरान पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, कौन से नेता को कहां से चुनाव लड़वाया जाए, टिकटें फाइनल की जाएं, उसको लेकर लगातार सभी नेता अपने अपने चहेतों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं जी। और उसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है और नेताओं के बीच आपस में कहीं ना कहीं तुनक मिजाजी भी हो रही है। ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें, ये सूचनाएं पार्टी के कार्यकर्ताओं तक आ रही हैं। जी। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच आपस में विवाद, अब ये देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान ये बात खुल करके आई थी। अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच इस तरह का विवाद है और चर्चा ये भी थी कि लोकसभा चुनावों के बाद अमित शाह नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। और इसका असर ये हुआ था कि लोकसभा चुनावों में अमित शाह के लोगों को टिकटें दी गई, अमित शाह के चहेतों को टिकटें गई और पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बिल्कुल उठाना पड़ा था। ये अभी ताज़ा उदाहरण 2 महीने पहले का है, लोकसभा चुनाव के दौरान का। और अब लगभग वही स्थिति हरियाणा में पैदा होती दिखाई दे रही है। जी। अमित शाह अपने चहेतों को या अपने चहेतों के चहेतों को टिकटें दिलवाना चाहते हैं। जी। वो चाहते हैं टिकटें उन लोगों को दी जाए जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान या विप्लव देव चाहते हैं, क्योंकि वो अमित शाह के चहेते हैं, अमित शाह के नज़दीकी माना जाता है, उनको अमित शाह को विश्वास पात्र माना जाता है। या ये भी कारण हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव ने जो फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया है और जो सर्वे की रिपोर्टें आई हैं उसके आधार पे कैंडिडेट डिसाइड हो, जबकि मनोहर लाल चाहते हैं कि वो जिन्हें पसंद करते हैं उनको टिकटें दी जाए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5-10 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने राज किया, वो नेताओं की नब्ज़ भी पहचानते हैं, क्षेत्र की समस्याएं भी जानते हैं, नेताओं के लोगों, अपने लोगों को भी जानते हैं। उन्होंने भी इस बात का अंदाज़ा है कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। ये ठीक है, संगठन और सरकार आपस में मिल करके चलते हैं, सामंजस्य बना करके चलते हैं तो उनको फ़ायदा होता है और चुनाव जीतते हैं। सबसे पहले तो पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं जी। लेकिन हरियाणा का अगर हम इतिहास देखें, आज तक किसी भी पार्टी ने लगातार 3 बार अपनी सरकार नहीं बनाई है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता लगातार 3 बार सरकार नहीं बना सका है हरियाणा में आज तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर तीसरी बार अपना सरकार बनाना चाहती है। वो एक नया रिकॉर्ड भी कायम करना चाहती है और इसके लिए वो हर तरीके से प्रयास में जुटी है। देखिए, जहाँ तक बात है जींद रैली में अमित शाह के पोस्टरों से उनकी फोटो गायब होना, अमित शाह ने जब कहा वो इस रैली में नहीं जा रहे, उनका फैसला था, उसके बाद पोस्टरों से उनकी फोटो गायब हो गई। लेकिन बड़ी बात, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन पोस्टरों में है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन पोस्टरों में है, लेकिन उनकी फोटो गायब हो गई। निश्चित तौर से ये एक मैसेज था कार्यकर्ताओं में और कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे थे। जी। उसके बाद
वो नहीं चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, घोषणा की थी कि अब हम बाहर के किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, यानी किसी भी दूसरे दल से, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे वो जजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उसे हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने जजपा से आए विधायक को अपनी पार्टी में मंच पर उस दिन शामिल कर लिया, देवेंद्र बबली को, जी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। वो जजपा छोड़कर पहले कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार किया, उसके बाद वो मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब यही सवाल है ना, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई और जो है वो पार्टी में बाहर का आए। हालांकि बड़ी एंट्री जो है वो कुछ समय पहले किरण चौधरी के रूप में हुई थी भारतीय जनता और उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन उसके बाद एक किस्म से ये था कि भारतीय जनता पार्टी में अब किसी और पार्टी के नेता की एंट्री ना हो और पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े, ताकि एक मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच भी जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आके जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब बीजेपी एक मैसेज ये देना चाह रही थी कि हम अपने कैडर को मजबूत करेंगे, लेकिन यहाँ तो नेता अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। नवीन जी, अगर अमित शाह की बात नहीं मानी गई है और ज्वाइनिंग हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मनोहर लाल खट्टर जो चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वो हो रहा है। देखिए, जहाँ तक बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का कि बाहर का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये मैसेज तो पार्टी पहले ही तोड़ चुकी। तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, उनको टिकटें दी गई, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, उनको बड़े पद दिए गए। और ये मनोहर लाल खट्टर ने नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी काम किया है जी। जब ये बात विपक्ष भी कह रहा है, जनता भी इस बात को कह रही है, पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, अब पार्टी अगर ये फैसला लेती, ये तो बहुत देर हो चुकी है इस फैसले को लेने से, क्योंकि लोगों में ये बात, ये मैसेज फैल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ जगह दे रही है, उनको शामिल कर रही है, उन्हें चुनाव लड़वा रही है, उनको बड़े पद दिए जा रहे हैं, उनको जिम्मेवारियां दी जा रही हैं। आज इस फैसले का कोई मायने नहीं रह गया है, जब हर चीज़ बड़ी स्पष्ट हो चुकी है। या तो पार्टी जो बाहर से नेता आए हैं उनको भी जिम्मेवारियां खत्म करे उनकी। लेकिन इसके बावजूद ईगो का सवाल तो बन ही गया ना नेताओं के लिए, जो बड़ा कद रखते, चाहे मनोहर लाल है चाहे। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उनकी ईगो कहीं हर्ट हो रही है, ईगो का सवाल हो सकता है। उन्होंने मना किया और मनोहर लाल खट्टर ने उनको शामिल कर लिया, तो ये उनके बीच टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जा चुका है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये और चुनावों में ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है सारी बातें। नुकसानदायक तो ये होगा नहीं होगा, ये तो वोट के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है नवीन जी कि क्या मनोहर लाल खट्टर का कद, हम ये मान के चले कि अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अमित शाह के कहने के बावजूद अगर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अब अपने आप को एक उस कद का नेता मानने लगे हैं जो या तो अमित शाह से बड़ा है या अमित शाह के बराबर जरूर है। देखिए, बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अभी तक सबसे बड़ा नेता माना जाता है। अमित शाह को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चाणक्य कहा जाता है जी। और ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी सर्वोपरि हैं और उसके बाद अमित शाह का नंबर आता है कि ये दोनों नेता जो कह देते हैं वो पार्टी में सर्वे सर्वा माना जाता है। यहाँ तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाकी मंत्री भी उनके पीछे खड़े नजर आते हैं। लेकिन उनके इस फैसले के बावजूद मनोहर लाल खट्टर ने यदि देवेंद्र बबली को शामिल किया है, तो लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से या तो उन्होंने सहमति ली होगी जी, या फिर ये टकराव की स्थिति बड़ी सीधी नजर आ रही है।
नरेंद्र मोदी से अगर सहमति भी ली है तो इसमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस या अनदेखी तो अमित शाह की गई है। देखिए, हो सकता है उन्होंने कहीं कोई सहमति ली हो और इसी वजह से जब उन्होंने सहमति ले ली और शामिल करने जा रहे थे, हो सकता है इसीलिए अमित शाह ने कहा वो रैली में नहीं आ रहे। उनका आने का इनकार, उन्हें पता चल गया कि भी हाँ इनको शामिल किया जाना है, सहमति मिल चुकी है और वो मना कर चुके हैं, तो वो ईगो उनकी हर्ट हो रही हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, जो कयास लगाए जा रहे हैं ये वो कयास हैं, उनकी ये चर्चा है। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल चीज़ों पे अगर हम बात करें, अब देवेंद्र बबली ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, ये वही देवेंद्र बबली हैं जिन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से पार्टी के पूर्व, अभी तो सांसद है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था, सुभाष बराला को सबसे ज्यादा मतों से हराया था पूरे प्रदेश में। बिल्कुल। उसके बाद अंबाला से शक्ति रानी शर्मा को, जो विनोद शर्मा की पत्नी है, उनको ज्वाइन करवाया गया। वो कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा मेंबर है, उनकी माँ भी हैं। तो निश्चित तौर पे अब देवेंद्र बबली अगर टोहाना से दावेदार हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये पार्टी का फैसला, टिकट देंगे नहीं देंगे, लेकिन सुभाष बराला तो राज्यसभा में है, तो टोहाना से उनके लिए मुफीद कैंडिडेट अगर हो सकते हैं तो देवेंद्र बबली हो सकते हैं। अब ये पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी। लेकिन यहाँ सुभाष बराला जो 5 साल लगातार हमले झेलते रहे देवेंद्र बबली के, और अगर अंबाला की बात करें तो अगर विनोद शर्मा के परिवार से कोई वहाँ कैंडिडेट हो तो फिर असीम गोयल की टिकट पे सीधी सी तलवार हम कह सकते हैं लटकी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये तो अपनी ही पार्टी के कैडर को जो है वो हाशिए पे लेके आने वाली बात हो जाएगी। देखिए डबास जी, अगर हम ये बात करें तो इससे पहले लोकसभा चुनावों में आप ये देखिए, चाहे अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया गया, हाँ, कांग्रेस से वो आए, या रणजीत चौटाला जिनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया हिसार से, अन्य नेता इस तरह के लोकसभा चुनावों में, चाहे नवीन जिंदल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके खिलाफ प्रचार करते रहे, उनके खिलाफ मंच से बोलते रहे, सार्वजनिक उनको भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाते रहे। और चुनाव के दौरान जब इन नेताओं को पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, उनको चुनाव लड़वाया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका झंडा उठाना पड़ा, उनका जयकारा लगाना पड़ा। तो ये शुरुआत किसने करी? तो आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। लेकिन पार्टी हाईकमान ने ये शुरुआत करी थी। एक समय आने के बाद पार्टी हाईकमान तो समझ गया इस बात को, लेकिन मनोहर लाल जी अड़े हुए हैं कि नहीं, मैंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया। देखिए डबास जी, ये शुरुआत बड़े स्तर पर की गई, बड़े स्तर पर फैसले लिए गए, और आज उसी फैसले का अनुसरण मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है जी। उन्होंने कोई नई शुरुआत नहीं की है। शुरुआत तो एक नई हुई है। देखिए, सीधी सी टकराव की खबरें, हाँ, ये टकराव की स्थिति जरूर पैदा हो गई है इससे, ये तो कोई शक वाली बात नहीं। जो बीजेपी अमित में शाह कभी के नहीं लिए, हुआ, वो अमित शाह अब के लिए एक ईगो हर्ट होने वाली बात है कि उनको एक किस्म से ललकारा जाता है कि आपने मना कर दिया और हमने ये कर दिया। ये तो चैलेंज हो गया, ये चैलेंज हो गया, उनको ललकारा गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इससे पहले जब टिकटों को लेके बैठकें हुई, अमित शाह ने जो चर्चा निकल के आ रही हैं, मनोहर लाल खट्टर जो अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाना चाहते थे, उनका नाम सीधा उड़ा दिया गया कि नहीं, इन्हें टिकट नहीं दी जाएगी और दूसरे लोगों को टिकटें दी जाएगी। उस पर भी मनोहर लाल जी, उस पर भी उनका, मनोहर लाल खट्टर अभी भी अपने समर्थकों के लिए अड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अड़े हुए हैं जी। तो ये देखिए, सीधा टकराव इनके बीच होता दिखाई दे रहा है। इस चुनावों के बीच उम्मीदवारी तय करने के लिए यही वजह नजर आ रही है कि बृहस्पतिवार को, वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए, उनको 55 सीटें दी गई, जिस पर सिंगल नेताओं के नाम थे। लेकिन उसके बाद भी चुनाव, वो घोषणा नहीं की गई उन उम्मीदवारों की, वो सूची आज तक ओपन नहीं की गई, जबकि तमाम नेता इंतजार करते रहे कि उनके उम्मीदवारी के नाम घोषित होंगे, सूची आएगी, लिस्ट आएगी और वो अपना चुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे। लेकिन वो लिस्ट ना आना और नाम आउट हो जाना, उसके बाद पार्टी में जगह जगह बगावती सुर उठना,
ये पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक है, पार्टी के लिए घातक है ये। घातक। अब देखिए ना, पार्टी की बड़ी नेता है और अटेली से जब आरती राव की टिकट मिलने की बात आई तो संतोष यादव ने साफ कह दिया कि राजशाही नहीं चलेगी, उन्होंने साफ कहा है। और कल जो है बादशाहपुर से दावेदारी ठोक रहे राव नरबीर ने कहा है कि पार्टी टिकट ना दे, मैंने तय कर लिया, मैं इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। मैं कल फिर से उनका बयान आया है। और फिर इधर इंद्रजीत जो है वो अड़े हुए हैं, इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए और दूसरे समर्थकों के लिए वो अड़े हुए हैं। और अरविंद शर्मा टिकटें मांग रहे हैं। और जब गोहाना से नाम आया तो उनका पुतला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंक दिया। इसी तरीके से रतिया की हम बात करें, हाँ, रतिया में देखिए, रतिया में जब सुनीता दुग्गल का नाम आया तो वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के बीजेपी के नेताओं ने उनका विधायक लक्ष्मण नापा की ओर से इस तरह की चीजें आई। वहां के विधायक ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे जी। तो ये बगावत के सुर हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नाम तय नहीं कर पा रही है, लिस्ट उनकी आउट नहीं हो पा रही है। पार्टी के उम्मीदवार रोज इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कब उनके नाम की घोषणा हो, कब उम्मीदवारों की घोषणा हो और वो चुनाव की तैयारी करें। नवीन जी, एक और सवाल है। एक शब्द होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, और एक होता है आपसी संवाद। संवादहीनता की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देने लगी है, केंद्र और प्रदेश के बीच और प्रदेश के नेताओं के बीच, और कम्युनिकेशन गैप है और कोऑर्डिनेशन गैप है। दोनों चीजें इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि मोहनलाल बड़ोली कुछ और बोलते हैं, होता कुछ और है। तो वो क्या इस समय प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद क्या वो सारी चीजें जान नहीं पा रहे हैं जो उनको जाननी चाहिए? क्या वो लोगों तक या अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी के जितने पदाधिकारियों तक वो मैसेज पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं कि वो मोहनलाल बड़ोली एक सशक्त प्रधान है, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और उसी दिन नायब सिंह सैनी शाम को बयान दे देते हैं कि नहीं, मैं तो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। आज मोहनलाल बड़ोली का बयान था कि आज कोई बैठक नहीं होगी, आज टिकटों को लेकर के कोई बैठक नहीं होगी, और जबकि बैठक हुई, जबकि आज शाम को पार्टी की बैठक हुई और जेपी नड्डा के अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें अमित शाह शामिल थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है। और इसके अलावा आप ये देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं, पार्टी ये तय नहीं कर पाई है उनको चुनाव कहाँ से लड़वाना है, कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, लाडवा से लड़ेंगे या करनाल से लड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये पार्टी के लिए भी झटका है जब पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे अपने आप को कहते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसका मतलब उन्होंने भांप लिया है कि जनता चुनाव में बीजेपी के खिलाफ है, चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो देखिए ये भी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को क्या वो जवाब देंगे कि पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो नवीन जी, अब तो 30 दिन बचे हैं। देखिए 30 दिन बचे हैं, 5 तारीख से नामांकन शुरू होने वाले हैं। नामांकन शुरू होने में मात्र 4 दिन का समय रह गया है और पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं तय की है। उम्मीदवारों के पास समय कम है, पार्टी के पास समय कम है, मुद्दे ज़्यादा हैं। पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी, कैसे तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो बड़ा सवाल, ये आसान नहीं है, ये बड़ा सवाल है। पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी, कैसे तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अब तो वो चीज़ें सामने आने लगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेचर में कभी रही ही नहीं है। कभी माना ही नहीं जा सकता था कि बीजेपी के भीतर भी इस तरह की चीज़ें होती है। राव इंद्रजीत सिंह अलग मोर्चा खोल के खड़े हैं, अलग अलग जो हैं दावेदार उनके हक में और उनके खिलाफ बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर आमने सामने हैं? हालांकि ये सिर्फ सियासी गलियारों में उड़ने वाली चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाएं भी
इलेक्शन को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। इन सब को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं तो हमारी भी राय बनती है। आपकी राय नवाज जी बीच में 1 मिनट के लिए टोकूंगा। जी जी। देखिए, टिकटों के नाम, सूची और उम्मीदवार तो कांग्रेस ने भी घोषित नहीं किए अभी तक। हाँ आज कांग्रेस की बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। जी। इनकी अध्यक्षता में पार्टी के तमाम प्रदेश के बड़े नेता शामिल थे, जिसमें 49 सीटों पर चर्चा की गई है और बाकी 41 सीटों पर कल दोबारा बैठक होगी, इन लोगों की दोबारा चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि एक आध दिन में इनकी पहली लिस्ट आ जाएगी, दूसरी लिस्ट अगले हफ्ते आ सकती है। अच्छा, ये भी सवाल है या इस हफ्ते में ही। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र किया है। कांग्रेस अब जो बीजेपी में हो रहा है इस समय, कांग्रेस तो दशकों से इस चीज के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब एक विपरीत सिचुएशन हमको ये स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जबकि कांग्रेस इसके लिए जानी जाती थी। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। अभी तक कांग्रेस की गुटबाजी खासतौर से चुनाव के दिनों में सड़कों पर आती थी जी। लेकिन इस बार कांग्रेस गुटबाजी कांग्रेस में आज भी है, लेकिन इस तरीके से खुलकर सड़कों पर नहीं आ रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी खुलकर के सामने आई है। हालांकि कांग्रेस में भी बात करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला के नाम लिए जाते हैं। अच्छा, एक और अंदर की बात यह है कि राहुल गांधी बड़े सख्त हो चुके हैं गुटबाजी की खबरों को लेके। इतने सख्त लहजे में भीतर से मेरे कांग्रेस के एक जानकार मित्र बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगा है तो उसकी फोटो दीवार पर टांग दी जाए। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद राहुल गांधी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक ली थी और उसमें स्पष्ट कह दिया था, कांग्रेस के नेताओं की उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के कोई भी नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देगा, कोई गुटबाजी खुलकर सामने नहीं आनी चाहिए, जनता के बीच कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस के बीच गुटबाजी है। अगर कोई बात है, कोई विवाद है तो पार्टी हाईकमान के साथ आकर के चर्चा करें, ना कि जनता के बीच जाएं, ना कि मीडिया के बीच जाएं या प्रेस के बीच जाएं। लेकिन प्रेस के बीच तो गए। देखिए, जब कुमारी शैलजा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की भी दावेदार है और चुनाव लड़ेंगी, तो दीपक बाबरिया बोलते हैं कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। फिर हालांकि उन्होंने राइडर लगाया और उन्होंने जब दोबारा बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि बिना पार्टी की सहमति से चुनाव लड़ा जा सकता है और बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और जहां तक बात मुख्यमंत्री की है, कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल भी साथ के साथ कर रही है। डैमेज कंट्रोल साथ की साथ कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी सख्ती बरत रहे हैं, वो पार्टी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था। राहुल गांधी लगता है राजनीति में मंचते जा रहे हैं, एक मंजे हुए खिलाड़ी, मंजे हुए नेता बन चुके हैं वो। यही वजह स्मृति ईरानी जैसी बीजेपी की, जो राहुल गांधी के हर बात पे जो है वो कटाक्ष करती थी, वो आज कह रही है कि राहुल गांधी अब जो है मैच्योर नेता होते जा रहे हैं। उन्होंने संसद में जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान, पिछले संसद दौरान जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, मुद्दे उठाए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक की बोलती बंद कर दी। उनकी जो छवि निखर के आई है, पहले चुनावों में नरेंद्र मोदी चुनावों में कहीं जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तूती बोलती और कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव प्रचार के लिए आ गए तो उसकी जीत निश्चित है। आज ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर राहुल गांधी उनके प्रचार में आ गए तो उनकी जीत तय हो जाएगी कांग्रेस के उन नेताओं की। अब कांग्रेस के नेताओं स्थितियां विपरीत हो गई हैं, स्थितियां पलट गई हैं। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेताओं के भरोसा बढ़ा। ये भरोसा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं अगर उनके चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आ गए, उनके यहाँ उनकी जनसभा हो गई या उनका रोड शो हो गया, कोई तो जीत हार तो नवीन जी मैं कह रहा था परसेप्शन पे डिपेंड करती है। और परसेप्शन इन दिनों जो बीजेपी के भीतर चल रहा है उसको लेके परसेप्शन लोगों के बीच में जो बन रहा है वो वोटिंग के दौरान देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा?
अपनी राय दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो भर भर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद अब्बास जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।